अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इरफान वानी। आप देख रहे हैं इरफान सर्च एकेडमी। आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि परसों जो जेई का सेशन है वहां पे जो स्कोर करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोर करना है। कम से कम हमें 150 पॉइंट्स लाने ताकि हमारी जो सीट है वो कंफर्म हो जाए एक आईआईटीज में। कम से कम हमारे पास टॉप एनआईटीज में हमारे पास यहाँ पे सीट निकलनी चाहिए। तो उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन बहुत कम रही है उनके लिए आज का जो सेशन है जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। जो टॉपिक हमारे पास रहने वाला आज है दैट इज द मॉडर्न फिजिक्स। आज का जो हमारे पास टॉपिक होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द मॉडर्न फिजिक्स। कन्फर्म आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, कन्फर्म है 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 क्वेश्चन मींस 16 पॉइंट्स। जेई में जो कट ऑफ होता है, मिनिमम कट ऑफ फॉर जेई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम कट ऑफ जो होता है इट्स 80 to 90 पॉइंट्स। 80 to 90 पॉइंट्स अगर आपने कवर कर लिए मींस अंडर 100 पॉइंट्स आपने कवर किए तो आपको कंफर्म है आपके पास जेई एडवांस के लिए आप बैठ सकते हो। तो 4 क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे आपको, मीन 4 क्वेश्चन मीन 16 पॉइंट्स आपको यहां पे कवर हो जाएंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स है जहां पे आपके पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप बहुत सारे मार्क्स को गेन कर सकते हो, बहुत सारे सवालों को कर सकते हैं। आज का जो सेशन होगा वो उन्हीं जैसे चैप्टर्स का होगा। जो पहला हमारे पास है दैट इज रिगार्डिंग द मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो जेई मेंस में परसों इंपॉर्टेंट सवाल माने जाएंगे वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला जो सवाल हमारे पास होगा, द फिगर शोज दैट द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद एनोड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वी नो दैट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, आपके पास अगर एक मेटल सरफेस होगी, इनकमिंग रेडिएशन आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे इनकमिंग रेडिएशन की कुछ एनर्जी होगी। मान लीजिए E इज द एनर्जी, H इज E इज द एनर्जी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। आपके पास कम से कम एनर्जी चाहिए ताकि एक इलेक्ट्रॉन निकले कहां से, एक मेटल सरफेस से। सर उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम सर? थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन उस एनर्जी को हम कहते हैं। डिनोट फाई नॉट से करते हैं या W नॉट से भी इसको कर सकते हैं, या दूसरा आप कह सकते हो अगर कम से कम आपके पास एनर्जी उसको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, न्यू नॉट से लिख सकते हो, या इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे इजेक्ट होगा, उस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगी सर, उस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ होगी एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। अब हमारे पास ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होगा जब आपके पास इनकमिंग रेडिएशन की जो एनर्जी होगी, इनकमिंग रेडिएशन की जो एनर्जी होगी इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू वर्क फंक्शन। मींस की जो इनकमिंग रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ this spontaneous emission of these photoelectrons when we irradiate and radiation of certain frequency or certain energy, whenever these radiations are irradiated on metal surface, such phenomenon is called the photoelectric effect। वो हमने डिस्कस किया है। तो बेसिक चीज हमारे पास ये है, और वहां पे हमने एक वेरिएशन देखी थी। क्या क्या वेरिएशन हमने देखी थी सर? वेरिएशन ये देखी थी कि हमारे पास जो इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी जो हमारे पास है इट्स यूटिलाइज्ड इनटू 2 वेज। सर एक तरीका हमारे पास क्या होता है वर्क फंक्शन में, दूसरा हिस्सा हमारे पास कहां पे होगा टू गेन द काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने देखा था E का वैल्यू हमारे पास h न्यू होता है, इट्स इक्वल टू h न्यू नॉट, ये आएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर, दैट इज की। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा सर? h न्यू माइनस h न्यू नॉट के बराबर आ जाएगा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है ये डिपेंड करता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर वहां पे ग्राफ हमने डिस्कस किया था। ग्राफ कैसा था सर? ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी, मिनिमम आपके पास एनर्जी फ्रीक्वेंसी चाहे दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर ग्राफ आपके पास लीनियरली बढ़ जाएगा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, मींस कि ये पॉसिबल नहीं है। जब तक कि आपके पास न्यू का वैल्यू न्यू नॉट के बराबर नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, या आपके पास अगर ये एंगल थीटा होगा तो स्लोप कितना होगा सर? टेल मी। जो यहाँ पे स्लोप होगा हमारे पास सर, दैट स्लोप इट विल बी इक्वल टू tan ऑफ द एंगल, दैट्स tan थीटा, और यहाँ पे h के बराबर होगा। कैसे? अगर इसको हम कंपेयर कर लेंगे इट विल बी सर y दैट्स द डिपेंडेंट इक्वल टू mx माइनस c, वर c इज द इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेप्ट होगा माइनस h न्यू नॉट के बराबर होगा।
और ये आपके पास जो स्लोप आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू h। न्यू इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ चेंज होगी अगर आप इनकमिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को यहां पे चेंज करने वाले हो। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल पोर्शन आपको अच्छा खासा वहां पूछा जाता है। कल को आपको सवाल ऐसा आ जाएगा, व्हाट इज द वेरिएशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ये इसका ग्राफ है। ये बताया जाएगा आपके पास कि फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, ये आपके पास यहाँ पे ग्राफ है। ठीक है, अच्छा साथ ही में और एक चीज हमारे पास सर, इंटेंसिटी। सर व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंसिटी? नंबर ऑफ रेडिएशंस इरेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी की वेरिएशन किस पे? इंटेंसिटी चेंज करने से क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का। देखिए इंटेंसिटी को अगर हम चेंज कर लेंगे, इंटेंसिटी को अगर हम चेंज कर लेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, इंटेंसिटी के चेंज करने की वजह से आपके पास जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दैट इज द एन, वो इजेक्ट ज्यादा हो गए। लेकिन शर्त ये है कि उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर उन्होंने फ्रीक्वेंसी हासिल की होनी चाहिए। जो इनकमिंग रेडिएशन जो आपके पास है उसके पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए जो कि वर्क फंक्शन के बराबर, या कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। होप यू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। कंसेप्ट जरूरी है क्योंकि आपके पास यहाँ पे इंटेंसिटी की वेरिएशन तभी समझ सकते हो जब आपको ये चीज मालूम होगी कि कम से कम आपके पास इनकमिंग रेडिएशन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आपके पास यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब इंटेंसिटी चेंज करने से, इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा रेडिएशन डाल रहे हो, अब 50 फोटोन डाल रहे हो, 100 फोटोन, 200 फोटोन, मींस इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, 50 फोटॉन्स 50 को निकालेगा। इट मींस जितना आप इंटेंसिटी क्या करोगे, इंक्रीज कर लोगे, उससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे वो ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है सर, ये ज्यादा आ जाएंगे। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का क्या फ्रीक्वेंसी से चेंज होगी? नो सर, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहने वाली है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहने वाली है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहने वाली है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो मैं अगर यहाँ पे ग्राफ बना दूं, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना दूं, सर ये हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी। ठीक है, क्या होगा अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी अगर वो जीरो है तो जीरो ही रहेगी, अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे। क्योंकि हमने अभी देखा इंटेंसिटी के चेंज करने से एक ही क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे चेंज होगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड वो चेंज हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये ग्राफिकल पोर्शन। तो इंटेंसिटी हमें पता चला, इंटेंसिटी के चेंज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो गए वो ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि उनके पास पहले ही हमारे पास क्या होने चाहिए, जो आपके पास उनकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए न्यू, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू न्यू नॉट। इनकमिंग फोटॉन्स उनकी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मेटल सरफेस की है उससे ज्यादा ही कम से कम उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। हाँ ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो इनकमिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बराबर, तब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वहीं पे रहेंगे, वहां पे वो मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनकी जीरो होगी। एडिशनल आपके पास वो एनर्जी यूटिलाइज काइनेटिक एनर्जी में तब होगी जब इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या एनर्जी से ज्यादा होगी। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। सेकंड चीज हमने उसमें देखा था और एक कंसेप्ट हमारे पास है, दैट्स रिगार्डिंग द स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? सर स्टॉपिंग पोटेंशियल को जिसको हमने डिनोट किया था वी नॉट से या आप वीएस से डिनोट कर सकते हो। ये कम से कम पोटेंशियल आपको चाहिए एट एनोड, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो कितनी बनी सर, जीरो। उनको इलेक्ट्रॉन्स को रोकना पड़ेगा। हमने देखा था हमें इलेक्ट्रिक वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इलेक्ट्रिक करना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो गेन कर लेंगे कौन, फोटो इलेक्ट्रॉन, उतना है कि नहीं। तो आपके पास यहाँ पे एनोड कैथोड आपको पोटेंशियल देना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ से, तो आपको यहाँ पे कम से कम पोटेंशियल देना पड़ेगा इस साइड से, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बने हमारे पास यहाँ पे जीरो बनेगी। ठीक है, अब ये तो हमारे पास किसके बराबर होता है सर, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क डन किसके बराबर सर, इलेक्ट्रिक वर्क डन पड़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन कितना आएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E। ठीक है, तो कम से कम कितना पोटेंशियल चाहिए, हमने Vs से डिनोट किया, तो Vs का वैल्यू आप निकाल सकते हैं H बाई ई न्यू माइनस H बाई ई न्यू नॉट। ये बेसिक चीज है, अगर आपको वहां पे भूल भी जाएगा
इजीली विद इन 10 सेकंड्स आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको एक आइडिया सिखा रहा हूं, एक टेक्निक सिखा रहा हूं आपको, कैसे आप यहां पे इन चीजों को वहां पे रिमेंबर कर सकते हो, इवन दो अगर इन चीजों को आप भूल भी सकते हो। ठीक है, वो कैसे भूलोगे आप? अगर आपके पास फॉर्मूलाज बहुत सारी दिमाग में है, आपने ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं रखिए, कितना ही टाइम लगेगा सर? यहां पे आपके पास जस्ट 10 सेकंड, 10 to 15 सेकंड्स इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करने में आपको लग जाएंगे, मगर आपके पास बेसिक्स वहां पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। हाँ सर, ये भी फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे डिपेंड करता है। देखिए आपके पास यहाँ न्यू नॉट आ जाएगा, यहाँ न्यू, यहाँ पे वीएस। अब यहाँ पे देखिए वाई डिपेंडेंट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स इंडिपेंडेंट माइनस इंटरसेप्ट सी। तो इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा यहाँ पे माइनस एच बाई ई न्यू, माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। ठीक है, अब आपके पास जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर, तभी तो आपके पास जब तक कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो आपको पोटेंशियल देना पड़ेगा। सर अगर आपके पास यहां पे पहले फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकले तो आपको क्या जरूरत है पोटेंशियल देने के लिए, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो बने? पहले से अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे, तो आपको वहां पे पोटेंशियल देने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर दैट इन योर माइंड। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, जब आपके पास कम से कम न्यू नॉट के बराबर फ्रीक्वेंसी होगी तभी आपका पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। अगर इसका स्लोप देखा जाएगा सर अगर इसका स्लोप देखा जाएगा, थीटा जो tan थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? h बाई ई। जी में इससे पहले सवाल आया था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्लोप्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्लोप्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्लोप क्या था सर? h। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यहां पे क्या है स्लोप? दैट्स h बाई ई। डिवाइड कर लेंगे, e आएगा। व्हाट इज e? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे ऑप्शंस थे, बच्चे ढूंढ रहे थे सर क्या होगा चार्ज, क्या होगा आपके पास वहां पे ऑप्शन। वहां पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था सर, वहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट लिखा था, वहां पे और भी कुछ ऑप्शंस थे, तो बच्चा ढूंढ रहा था ये कैसे हम कैलकुलेट करें। इजी है, आपको स्लोप्स मालूम होना चाहिए, इन दोनों को डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। ये हमारे पास बेसिक चीज, मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू आपको बता दिया, ज्यादा डीप में गया भी नहीं। जो चीज हमें जरूरत है, कल को आपको जो एंट्रेंस में जो सवाल आ जाएंगे, क्या चीजें आपको बेसिक चीज जरूरत है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल जो हमारे पास पहला है, उससे पहले कि हम इधर जाए, हाँ इधर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? गिवन ये हमारे पास है, एक फिगर है दैट शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद एनोड पोटेंशियल। तो आपके पास फोटो करंट विद एनोड पोटेंशियल मींस आपके पास करंट, इट्स नॉट इंटेंसिटी हियर, इट इज हियर, इट्स नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो नंबर करंट ज्यादा होगी। ये करंट आपके पास है, ये वैल्यू हमारे पास करंट है, ये करंट का वैल्यू है। ठीक है, करंट का वैल्यू है, ये ज्यादा होगा तभी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होगी। मींस ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मींस वो इलेक्ट्रॉन्स जो फोटोन की वजह से, लाइट जब आपने रेडिएट की, पोटेंशियल ज्यादा बढ़ाओगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम वेरिएशन देखिए, यहाँ पे गिवन है ए बी सी की फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास है, और इनकी इंटेंसिटीज गिवन है, इनकी इंटेंसिटीज गिवन है आई ए, आई बी और आई सी। देखिए पोटेंशियल जो हमारे पास है, स्टॉपिंग, ये जो हमारे पास एनोडिक पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पे, उसकी वजह से क्या चीजें चेंज होने वाली है। देखिए पहली चीज तो यहाँ पे ये ए और बी करंट सेम है, ए और बी, ये है हमारे पास ए कर्व, ये हमारे पास ये वाली ए कर्व हमारे पास है, ये हमारे पास बी कर्व है, और ये हमारे पास सी कर्व हमारे पास है। ठीक है, अब ये जो बी कर्व है और ये सी कर्व है, दोनों की जो करंट वो क्या रह रही है? सेम। जो बी कर्व हमारे पास है और जो यहाँ पे हमारे पास सी कर्व है, दोनों की जो करंट्स रह रही है वो सेम रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन आ रही है। हाँ सर, यहाँ पे सैचुरेशन आ रही है। अब दूसरा, यहाँ पे हमारे पास दोनों का जो हमारे पास यहाँ पे, इन दोनों का जो वैल्यू हमारे पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, जो दोनों का वैल्यू जो हमारे पास है एनोडिक पोटेंशियल जब हम देते हैं, इनकी जो आपके पास करंट होगी यहाँ पे बी, और जो हमारे पास कर्व, ये हमारे पास ए कर्व है, ये वाली हमारे पास बी, ये ए हमारे पास है, दिस इज बी। एक सेकेंड, इसका फॉन्ट कम करते हैं। अभी हमने वेरिएशन देखी सर, जो हमारे पास
इंटेंसिटी जो हमारे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, ये किस पे डिपेंड करता है? सर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इजेक्ट होंगे ये एक ही चीज पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एक ही चीज पे, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, ये सिर्फ इंटेंसिटी पे। अब ये इंटेंसिटी यहां नहीं है, ये सर यहाँ पे करंट है, ये इंटेंसिटी नहीं है, ये करंट यहाँ पे है। अब अगर आप देखोगे सर जो हमारे पास ए करो है और बी करो, इनका एनोडिक पोटेंशियल सेम है। देखिए इन दोनों का एनोडिक पोटेंशियल से, अगर पोटेंशियल सेम है तो इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी सर? सेम होगी। इट मींस कि एफ ए इट विल बी इक्वल टू एफ बी, ये होगा ना सर। क्यों? क्योंकि इनका एनोडिक पोटेंशियल सेम है, मतलब कम से कम आपको अगर हम कहें वहां पे, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, देखो इनकी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बन रही है यहाँ पे जीरो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब जीरो बनती है? जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल दोगे। अब इन दोनों का अगर आप देखो ये कन्वर्ज हो रहे हैं एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इनमें इनका जो आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो गए, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी आपके पास इनकमिंग रेडिएशन की है उसी पे डिपेंड आपके पास क्या करता है, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी हमने देखा था Vs इट्स इक्वल टू h by E न्यू माइनस h by E न्यू नॉट। देखो किस पे डिपेंड करता है? न्यू पे। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ बी दोनों सेम होगी तभी तो इनका Vs सेम होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। तो आपके पास पहला हमें क्या निकला? Fe विल बी इक्वल टू Fb। ठीक है, तो Fe इक्वल टू Fb, Fe इक्वल टू Fb, ये दो ऑप्शंस है, ये दो पहले गलत साबित होते हैं, ये दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है सर। अब इंटेंसिटी ऑफ ए इट इज डिफरेंट फ्रॉम, अच्छा दूसरा आप बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ सी, यहीं से दूसरा सवाल निकालते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ सी क्या वो ज्यादा होगा कम होगा? सर स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ सी ये ज्यादा है। क्यों? क्यों ज्यादा है? इट्स ग्रेटर देन, सॉरी यहां पे आ जाएगा लेस देन, वो ग्रेटर देन है। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा पोटेंशियल देना है। वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ये वैल्यू आपको ज्यादा देना पड़ रहा है यहाँ पे, ताकि आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि आपको ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पे देना पड़ रहा है, एनोडिक पोटेंशियल आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ रहा है। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि -2 जो हमारे पास है इट इज ग्रेटर देन -10, वो तो हमें पता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में अगर हम देखें 10 इज ग्रेटर देन 2, मैं वही मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वो ज्यादा होगा सी का, तो सी के लिए आपके पास यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरी, अगर आप यहां पे देखोगे आई और आई भी है इंटेंसिटी, यहां पे मेंशन करके आई और आई भी और इंटेंसिटी, आई इज हियर करंट। अब मुझे बताओ इंटेंसिटी का क्या होगा? ए और बी, यहां हमारे पास ए है, ये ए करो है और ये बी करो है। ए करो और बी करो, इंटेंसिटी अगर आपके पास क्या होगी इनकी सेम। अगर इंटेंसिटी सेम तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी सेम होती नहीं है। देखिए हमारे पास ए करो है और ये बी करो है, बी और सी सैचुरेशन पे आ रहे हैं, बी और सी सैचुरेशन पे आ रहे हैं, तो बी का और सी का वो सेम होगा। क्या होगा बी और सी का सेम? सर बी का और सी का हमारे पास यहाँ पे सेम होगा जो इंटेंसिटीज होगी, क्योंकि अगर उनकी इंटेंसिटी सेम, उनकी वजह से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम निकलेंगे। अगर उनकी वजह से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट उनकी वजह से जो जनरेट होगी सर वो सेम होगी। ठीक है, तो बी और सी की वजह से सेम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ए करो है उसकी इंटेंसिटी नहीं आएगी बराबर किसके? बी के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है? दैट्स ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एफ बी, आई इज इक्वल टू आई बी, ये तो गलत साबित हुआ। ये हिस्सा तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा हमारे पास हिस्सा, दूसरा पार्ट वहां पे है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है, आगे बढ़े। ये थे हमारे पास कुछ कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया। पहले आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया, कंसेप्ट के बाद यहाँ पे हम जो सवाल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, given figure shows that few data points in a photoelectric effect experiment for a certain metal, the minimum energy for the ejection of electron from its surface is। आपको मिनिमम एनर्जी निकालनी है। सर व्हाट यू मीन बाय दिस? यस, वर्क फंक्शन। कम से कम एनर्जी कितनी लगेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? मींस आपको वर्क फंक्शन निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू h न्यू नॉट। वो किसके बराबर होता है सर? h इंटू न्यू नॉट के बराबर। सर न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। निकालो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इनमें से बता थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? यहां पे आपके पास फ्रीक्वेंसी है, यहां से आपके पास यहां पे वोल्टेज गिवन है। ठीक है, यहां पे गिवन है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, यहां पे हमारे पास गिवन है, ये डेटा हमारे पास है। कम से कम कितनी एनर्जी लगेगी? सर ये वोल्टेज है, यहां पे ये वोल्टेज हमारे पास है और यहां पे फ्रीक्वेंसी है। हमारे पास एक वेरिएशन है सर, Vs वर्सेस फ्रीक्वेंसी, F या लिखो न्यू से डिनोट करो।
सर क्या वेरिएशन हमारे पास है? हमने बता दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारे पास है, ये आपके पास एक ऐसा मिनिमम वैल्यू है पोटेंशियल का जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बनती है? जीरो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट तब क्या बनती है हमारे पास? जीरो। अब मेरे पास वहां पे आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा जब फ्रीक्वेंसी अटेन होगी कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बराबर होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, उस वैल्यू तक जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसके बाद जरूरत पड़ेगा हमें, ठीक है ना। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये यहां पे ग्रेटर और इक्वल, फिर उधर जीरो बनेगा जब ये ग्रेटर और इक्वल टू न्यू नॉट होगा। तब आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू होगा ना, आपके पास जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी वो जीरो होगा, तब तो जरूरत नहीं है हमारे पास। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। अब कौन सा वैल्यू यहां पे है जहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है? सर ये वैल्यू है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वहां पे जीरो है। ये क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएगा सर? एक्स कामा वाई, इस फॉर्म में लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट्स, इसी फॉर्म में लिखते हैं ना सर कोऑर्डिनेट। अगर इस फॉर्म में व्हाट इज एक्स हियर? फ्रीक्वेंसी, वो आएगा थ्रेशोल्ड, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा, और वो यहां से पोटेंशियल है एक्स कामा वाई, क्या आ जाएगा? स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी वर्सेस पोटेंशियल, ये दो कोऑर्डिनेट्स होगी, फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होगा और तब स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू सर जीरो होगा। तो यहाँ पे न्यू नॉट का वैल्यू कितना निकला हमारे पास सर? इट इज इक्वल टू 5.5, लेकिन मल्टीप्लाई करना 10⁻14 से। तो h का वैल्यू हमें मालूम है, उधर गिवन भी है 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू आपके पास न्यू नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5.5 इंटू 10⁻14। मे बी यू कैन डू दिस, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन द आंसर कम्स आउट टू बी, इसका आंसर जो चेक करते हैं, द ऑप्शन इज, इट्स ऑप्शन बी 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। द ऑप्शन इज 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -34 14, -34 और 14 कितना आ जाएगा आपके पास? इट विल बी -20। तो यहाँ पे आपके पास एक्चुअली आ जाता 6.62 इंटू 5.5 इंटू 10⁻20, ठीक है। सो ये 10⁻20 आ जाएगा। अब साथ में फिर क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सर? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 आर 30, ये 30 से ज्यादा आ जाएगा, नियर अबाउट 40 तक आ जाएगा क्योंकि ये 5.5 है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, क्या करते हैं सर? डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻19 से। ये आपके पास आंसर आने वाला है 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या गिवन है? ये सारे सवाल अभी तक जेईई मेंस में पूछे गए, ठीक है। अगर आप देखोगे इससे पहला वाला भी जो सवाल था, इससे पहला वाला सवाल जो हमारे पास था सर, इट वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2004 सेशन। ये जो क्वेश्चन था इट वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2020 7 सितंबर, जो सितंबर वाला सेशन था जो कि कोविड की वजह से हुआ था। ये वाला जो हमारे पास है 2019 में पूछा गया। एक अच्छा खासा सवाल है, इसको आप 2 स्टार दे सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन हमारे पास एक लाइट है। देखो आपको मालूम है कि व्हाट इज एक्चुअली अ लाइट। लाइट की जो ऑप्टिकल, यू नो दैट इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इट कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दे ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर द प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने वहां पे पढ़ा होगा, साथ ही में आपने सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा होगा, लाइट ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं। अब जो लाइट के ऑप्टिकल फिनोमेना से, लाइक पोलराइजेशन, वहां पे आपने देखा होगा अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट, ऑप्टिकल फिनोमेना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पे डिपेंड करते हैं। तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है। सो लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, इट्स इक्वल टू क्या गिवन है? इट्स इक्वल टू 10⁻³ cos ऑफ इट इज 2 पाई अपॉन 5 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, माइनस 2 पाई इंटू 6 माइनस 2 पाई इंटू 6 इंटू 10⁻14t, ये वैल्यू है। और इसका x कैप मीन्स I कैप न्यूटन पर कूलम, ये गिवन हमारे पास, ये हमारे पास गिवन यहाँ पे, ठीक है। सो आपसे क्या पूछा गया है?
आपसे पूछा गया दिस लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल प्लेट, एक मेटल प्लेट पे ये लाइट गिर रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वर्क फंक्शन इसका गिवन है सर, वर्क फंक्शन हमारे पास गिवन है सर, कितना है, इट्स 5 नॉट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखिए यूजुअली जो जिसमें आपके पास गिवन होगा ना डेटा, उसी में आपको आंसर भी निकालना। देखिए वर्क फंक्शन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो निकालना है दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारे पास होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे हमारे पास है। ठीक है, दिस लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल प्लेट टू वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। तो आपको यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें मालूम है सर, जो E का वैल्यू होता है दैट्स इक्वल टू स्टॉप वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास है। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए Vs जो होता है बराबर दैट्स h बाई ई न्यू माइनस h बाई ई न्यू नॉट। ठीक है, सो h न्यू नॉट दैट इज दिस थिंग 5 नॉट। ठीक है, वर्क फंक्शन ये हमें मालूम है, E का वैल्यू तो मालूम ही है, h बाई ई का वैल्यू तो मालूम होगा ही, लेकिन न्यू का वैल्यू निकालना है। न्यू का वैल्यू निकालना है, कैसे करेंगे सर, वहां पे गिवन हमारे पास है सर, हमें मालूम है ना सर, ये E का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कैसे आ जाएगा सर, a cos ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, है ना, यही तो हमारे पास है। कैसे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कोसाइन के, क्योंकि आप इसको साइनोसाइडली लिख सकते हो क्योंकि ये पीरियोडिक है। ठीक है ना, साइनोसाइडल साइन फॉर्म है या तो कोसाइन फॉर्म है। तो आपके पास यहाँ पे ओमेगा क्या निकलेगा सर, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू 10 रेज पावर 2 पाई इंटू 10 रेज पावर 40 और 6 भी है, ये भूल गया। साथ में आप थोड़ा इसमें कैलकुलेशन उधर इधर हो सकती है, मे बी यहाँ पे टंग स्लिप हो सकती है, या तो लिखने में गलती हो सकती है, उसको आप ध्यान रख लीजिएगा। तो 2 पाई न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, 10 रेज पावर 14, 2 पाई से 2 पाई गया सर, 2 पाई से 2 पाई गया, कहां गया, न्यू का वैल्यू आएगा 6 इंटू 10 रेज पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, न्यू निकला, इसमें डाल दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, न्यू का वैल्यू निकला, न्यू का वैल्यू निकलेगा, उसकी वजह से आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। ठीक है ना, व्हेन यू कैलकुलेट द आंसर कम्स आउट टू बी 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे कर लोगे, देखिए क्या कीजिएगा, पहले आपके h न्यू नॉट का वैल्यू देख के है सर, दैट्स इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, E को नीचे एलसीएम निकालो। ठीक है, h का वैल्यू आप गिवन आपको मालूम भी होगा खुद, h का वैल्यू कितना है, 6.626 इंटू 10 टू पावर नेगेटिव 34। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप किसमें सर, सीजीएस यूनिट में। ठीक है, या एसआई सिस्टम में रख सकते हो, तो पूरा पहले एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करो, फिर आपके पास यहाँ पे न्यू का वैल्यू ये डाल दो, ये हर्ट्ज में है, h न्यू नॉट का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको कन्वर्ट वापस करो पहले किसमें, एसआई सिस्टम में, फिर अल्टीमेटली जो आंसर निकलेगा उसको वापस आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। दूसरा आपके पास ये भी गिवन है, E का वैल्यू जो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है वो आपके पास है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ गिवन है। सो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी मालूम है तो वेवलेंथ मालूम है, ये hc बाय लैम्डा का वैल्यू है, hc बाय लैम्डा का वैल्यू फ्रीक्वेंसी होता है। E इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे हमारे पास E इज इक्वल टू C इज इक्वल न्यू लैम्डा, तो न्यू का वैल्यू C बाय लैम्डा, तो ये C बाय लैम्डा का वैल्यू आपके पास गिवन है। सो आपके पास यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इस चीज को यहाँ पे पुट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए आगे बढ़े, आगे आपके पास क्या गिवन है, मैग्नेट, ये भी आपके पास, इसमें आप 3 स्टार दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 स्टार इसलिए, उसको क्यों 2 स्टार, क्योंकि उससे थोड़ा हटके है। यहाँ पे एक कंसेप्ट जो आपको लगेगा उससे डिफरेंट कंसेप्ट लगेगा, और उससे थोड़ा डिफरेंट लगेगा। ठीक है ना, अब क्या होगा हमारे पास, वो कंसेप्ट क्या चीज है यहाँ पे, देखिए आपके पास यहाँ पे इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे गिवन है सर, बी का वैल्यू किसके बराबर, इट्स इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ, थोड़ा लंबा है तो थोड़ा लंबा ही लिखेंगे। तो क्या गिवन हमारे पास है सर, बी का वैल्यू हमारे पास गिवन है, इट्स इक्वल टू समथिंग बी नॉट साइन ऑफ, तो यहाँ पे दो एक्चुअली आपके पास 2 साइनोसाइडल फंक्शंस को हमने ऐड किया है, 3.14 इंटू 10 टू पावर 7 c इंटू टी प्लस साइन ऑफ क्या गिवन है सर, 6.28 10 टू पावर 7
C इंटू टी, ये आपके पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इफ दिस फॉल्स ऑन ए सिल्वर प्लेट, जिसका वर्क फंक्शन गिवन है सर, वर्क फंक्शन, हाँ इसी की तो जरूरत है, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर नहीं करना चाहता है कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे सिस्टम में रखना चाहता है, कर लीजिए। आप पहले ही कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स होता है सर, एक हमें मालूम है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपके पास यहाँ पे जूल्स में, इट्स इक्वल टू 1.6 10 टू पावर, इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज है उसी को लिखो जूल्स में, हो गया जूल्स में। अगर किसी को ऐसे सिस्टम है, अगर ऐसे सिस्टम में आप इजीली कर पाते हो, आपको कन्वर्जन आना चाहिए, या आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वापस कन्वर्जन करना है, जूल से वापस कन्वर्जन करना, तो डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। गिवन है हमारे व्हाट विल बी द मिनिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम काइनेटिक। देखो फॉर्मूला तो वही है बेसिक, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक है ना। वर्क फंक्शन गिवन है, दैट इज दिस h न्यू, ये गिवन है h न्यू नॉट, ये गिवन है। हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जरूरत है, फ्रीक्वेंसी आई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कैसे कर लेंगे सर, कैसे कर लेंगे, हाँ कर लेंगे सर। देखिए हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है, दिस आर 2 साइनसॉइडल फंक्शन, यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा टी, तो ये यहां से यहां तक ओमेगा 1 है, यहां से यहां तक ओमेगा 2 है। तो मैं लिखूं यहाँ पे सर, ओमेगा 1 का वैल्यू 3.14 10 टू पावर 7 इंटू सी है, ठीक है ना, ये सी है स्पीड ऑफ लाइट। ओमेगा 2 का वैल्यू ये गिवन हमारे पास है 6.28 इंटू 10 रेज पावर 7 इंटू सी। कंसेप्ट समझो, सवाल करना आ जाएगा, कंसेप्ट आपको मालूम है तभी तो सवाल कर सकते हो। अगर आपको मैथमेटिकल पोर्शन आता है, कैलकुलेशन आती है, लेकिन कंसेप्ट नहीं है, अप्रोच नहीं मालूम है, नहीं कर सकते सवाल। पहले अप्रोच को सीखो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी फिर अगर आप पहले स्पीड को देखोगे तो गलतियां बहुत कर लोगे। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कंसेप्ट अप्रोच सीखना पड़ेगा, एक्यूरेसी आपकी दिन ब दिन बढ़ जाएगी। अभी आपके पास, मुझे मालूम है टाइम बहुत कम है हमारे पास, लेकिन आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्या है सर, वो कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, कैसे सवाल को करना है। देखिए यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, 2 फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे गिवन है। देखिए मुझे जरूरत क्या है हमारे पास, एक कम से कम फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए। देखिए यहाँ पे h न्यू नॉट 2 फ्रीक्वेंसी से, एक हमारे पास है ये ओमेगा 1 है हमारे पास है, ये ओमेगा 2 हमारे पास है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से, जिसकी ज्यादा इनकमिंग सोर्स की में, ये जो आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द सम ऑफ द 2 साइनोसाइडल मैग्नेटिक फील्ड्स। आपने 2 मैग्नेटिक फील्ड्स को यहाँ पे ऐड किया है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 है। अब किसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से भी निकलेंगे, इसकी वजह से भी निकलेंगे। अब मैक्सिमम जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, वो किस फ्रीक्वेंसी की वजह से होगा, वो इस फ्रीक्वेंसी की वजह, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, ओमेगा 2 ज्यादा है ओमेगा 1 से, ये तो होगा ना सर मैक्सिमम, क्योंकि बताया गया व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर ऐसा बोला जाता कि व्हाट विल बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तब आप ये करते हैं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितनी फ्रीक्वेंसी को गेन कर सकते हैं, यहां से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी को गेन कर लेंगे। अब ओमेगा 2 ये किसके बराबर आएगा, 2 पाई न्यू 2 इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10 रेज पावर 7 इंटू सी। तो यहां से किसका वैल्यू निकलेगा सर, ओमेगा 2 का वैल्यू, तो इसको इधर डाल दो, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी उसका आंसर निकल आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ। होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, होप यू अंडरस्टूड। होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है, तो आपके पास सवाल का जवाब कैसे निकालोगे, आपके पास कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, कंसेप्ट मालूम करके आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट हमारे पास ये था, मैग्नेटिक फील्ड एज अ सम ऑफ 2, यहाँ पे साइनसॉइडल मैग्नेटिक फील्ड्स का था, जहां पे फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू ज्यादा होगा उसी की वजह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। व्हेन यू सॉल्व दिस, आई थिंक द ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आप खुद भी चेक कीजिएगा क्या ऑप्शन ए निकल रहा है कि नहीं। कैलकुलेशन पार्ट में आप पे छोड़ रहा हूं, मैं आपको जैसे यहाँ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत करने हैं, हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास एक पार्टिकल है। अब यहां पे इसके लिए पहले कंसेप्ट, इसके लिए पहले कंसेप्ट क्या है सर, कंसेप्ट ये है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। शॉर्ट में बता देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। शॉर्ट में ये था डी ब्रॉगली, ये का जस्ट लाइक
रेडिएशंस लाइक फोटोन, लाइट, कोई भी रेडिएशन हमारे पास, उसका ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। जस्ट लाइक आपको मालूम है कि लाइट के कुछ फिनोमेना, जस्ट लाइक आई विल से यू दैट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये सारी फिनोमेना तभी एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप लाइट का कौन सा नेचर लोगे, व्हेन यू टेक द नेचर ऑफ लाइट एज वेव नेचर। ठीक है, कुछ फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अभी हमने सीखा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन्स इफेक्ट जो हमारे पास, ऐसे फिनोमेना जो आप नहीं कर सकते वेव नेचर, उसको हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। इट मींस कि लाइट बिहेव्स एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे लाइट या तो पार्टिकल नेचर दिखा सकती है या तो वेव नेचर। साइमल्टेनियसली दोनों तो नहीं दिखाएंगी, साइमल्टेनियसली दोनों नहीं दिखाएगी। लाइट यहाँ पे या तो दिखाएगा पार्टिकल नेचर या तो वेव नेचर। इसी तरह डी ब्रॉगली ने भी बोला, इसने आर्ग्यू ये किया, जस्ट लाइक रेडिएशन, मैटर टू हैज ड्यूअल नेचर। मैटर जो हमारे पास है इसका भी ड्यूअल नेचर है, इसका भी ड्यूअल नेचर है, ठीक है ना। जैसे इसने बताया, टेक एन एग्जांपल ऑफ फोटोन, ठीक है ना, फोटोन उसका पार्टिकल नेचर भी है, उसका वेव नेचर भी है, ठीक है। तो पार्टिकल भी इख्तियार होता है कभी कभार, आप उसको एज्यूम करते हो पार्टिकल, अब उसको एज्यूम करते हैं एज अ वेव। तो दोनों जब उसको लेते हो आप, तो मैटर जो हमारे पास है उसका भी ड्यूअल नेचर होगा। फिर उसने उन वेव्स को जो एक मैटर के साथ एसोसिएट होती है, उनका नाम दिया, दोज वर टर्म्ड एज डी ब्रॉगली वेव्स। आपने डिटेल में पढ़ा होगा कंसेप्ट, ये हमने समझा भी है, डी ब्रॉगली वेव्स, ठीक है ना। या उनको दूसरा नाम क्या कहते हैं सर, मैटर वेव्स। क्या हमारे साथ भी सर, हम भी मैटर के, हमारे साथ डी ब्रॉगली, यस हमारे साथ भी डी ब्रॉगली वेव्स है। लेकिन क्या फर्क, हमें कहां पे फर्क कहां पे आते अभी पता चलेगा आपका। हमारा मास ज्यादा है उसी की वजह से उसने कैलकुलेट किया, जो डी ब्रॉगली वेव है, जो लैम्डा का वैल्यू इट्स इक्वल टू h by m into v, दैट्स h by what is m into v, दैट इज द मोमेंटम, दैट इज द मोमेंटम। किसी भी पार्टिकल की अगर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, दैट्स इक्वल टू h upon mv और h upon p। देखिए फॉर अ गिवन वेलोसिटी, अगर मास जितना ज्यादा होगा, मास जितना ज्यादा होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ उतनी कम होगी, वेवलेंथ कम होगी। तो वेवलेंथ कम होगी जी, व्हाट इज वेवलेंथ, इट्स अ वेव पैरामीटर। तो वेव नेचर आपके साथ कम एसोसिएट होगा, तभी हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हमारे पास है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो हमारे पास है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ना बड़े पार्टिकल जस्ट लाइक वी, ठीक है, इवन 1 ग्राम इट्स अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इनका मास बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, तो इनमें वेव नेचर इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हमारे पास है सर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, खास तौर पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में कौन से पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में जिनका वजन बहुत ही कम, लाइक टेक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, एटम्स, कोई भी, उनमें ये सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है, कि उनका मास बहुत कम है, मास कम है, ये इनवर्सली मोमेंटम क्या होगा, कम, मोमेंटम कम है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपके पास ज्यादा होगी, इसमें वेव नेचर बहुत ज्यादा है, तभी हमारे साथ जो मैटर वेव्स एसोसिएट है उनकी वेवलेंथ कम होने की वजह से हम उनको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में देखा जाए, उनमें डोमिनेंट है, उनमें डोमिनेंट है वेव नेचर, डोमिनेंस उनकी ज्यादा, क्योंकि उनका जो मास है कम होने की वजह से मोमेंटम कम आ जाता है, ठीक है। फिर इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ को आप डिफरेंट फॉर्मूला लिख सकते हो, आपको मालूम है लैम्डा का वैल्यू आप दूसरा लिख सकते हो h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, वर्क की इज अ काइनेटिक एनर्जी। इसको दूसरी फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, लैम्डा का वैल्यू आप h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m e into v, सर e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द पोटेंशियल। फिर आपने डिफरेंट वैल्यूज गिवन, इस m का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दो, h का वैल्यू दो, तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल सिर्फ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल कैसे लिख सकते हो सर, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ट्राई टू करेक्ट मी, क्या यही वैल्यू है 12.27 आई थिंक, यस, अंडर रूट ऑफ v, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको नैनोमीटर में भी किसी में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको प्रोटॉन के लिए भी, सिमिलरली आप इसको कर सकते हो न्यूट्रॉन के लिए भी, सिमिलरली इसको कैलकुलेट कर सकते हो अल्फा पार्टिकल के लिए भी।
बस वहां पे वैल्यू, ये वैल्यूज भी आपको मालूम होगा, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ज्यादातर जो पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पूछा जाएगा, ठीक है। पर इससे पहले सवाल क्या आया था, पोटेंशियल आपने दिया, पोटेंशियल आपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया बाय पोटेंशियल ऑफ 10,000 वोल्ट्स। बता दीजिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो उसके साथ एसोसिएट होगी वो कितनी होगी। आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये आएगा 10⁴, तो उसको 10⁴ का स्क्वायर रूट कैंसल, 10⁴ मींस 100 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 0.1227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ऐसे आप जल्दी जल्दी इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़े। अब क्या हमारे पास कुछ और सवाल है जो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ हमारे पास यहाँ पे एसोसिएटेड हो गए, ठीक है। तो सवाल हमारे पास यहाँ पे गिवन है, हमारे पास पार्टिकल यहाँ पे है जो कि रेस्ट पे डिके होता है दो पार्टिकल्स में, जिनका मास m1 है और जिसका मास m2 है, जिनकी नॉन जीरो वेलोसिटीज है। रेशो क्या होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का पार्टिकल का, λ1 अपॉन λ2 का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। λ1 अपॉन λ2, देखिए क्या गिवन है, जैसे आपके पास ये पार्टिकल है, इसका मास हमारे पास कैपिटल M है, ये रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम 0। अब ये फट रहा है, डिके हो रहा है, एक्सटर्नल जो आपके पास होगा फोर्स वो 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, P नेट कांस्टेंट रहने वाला है। कांस्टेंट का मतलब ये है P इनिशियल किसके बराबर होगा सर, P फाइनल के। और ये दो पार्टिकल्स में टूट रहा है, ये दो पार्टिकल्स में टूट रहा है सर, यहाँ पे ये दो पार्टिकल्स में टूट रहा है। वो दो पार्टिकल्स मान लीजिए ये एक है, ये दूसरा पार्टिकल ये एक है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो इसका मोमेंटम P होने वाला है, इसका मोमेंटम P होने वाला है। P इनिशियल किसके बराबर होगा सर, P फाइनल के बराबर होगा। तो इसका मोमेंटम जो होगा m1 आपके पास v1 इट्स इक्वल टू m2 v2, वो किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। आपको λ1 अपॉन λ2 निकालना है। सर आपको मालूम है लैम्डा का वैल्यू h/p आएगा, है कि नहीं सर, लैम्डा का वैल्यू h/p आ जाएगा। अगर लैम्डा का वैल्यू h/p आएगा तो P का वैल्यू कितना आएगा, h/λ। तो पहले का आएगा h/λ1 आ जाएगा ना हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि h/p किसके बराबर, मास इंटू वेलोसिटी। आप इसको इन टर्म्स ऑफ इसमें लिख सकते हो, इसको मास इंटू वेलोसिटी में लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपके पास ये दोनों का P आ गया यहाँ पे, तो m1 h/λ1 किसके बराबर आएगा, h/λ2 के। तो λ1 अपॉन λ2 का वैल्यू अगर मैं देखूं 1 आ जाएगा, रेशो इनका जो आ जाएगा 1 आने वाला है, इनका रेशो 1 आने वाला है, ठीक है। बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, ठीक है। तो हमने कैसे किया इस सवाल को, इजी तरीके से किया, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई भी घबराने की बात नहीं है सर, ठीक है। यह समझ, हमने नेट मोमेंटम कंजर्व किया, P इनिशियल 0, फाइनल मोमेंटम भी आपके पास यहाँ पे उसके साथ कंजर्व करके 0 बना दो, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट मान सकते हो यहाँ पे, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी कैलकुलेशन है, बेसिक है। अच्छा ये दूसरा आपके पास गिवन है, a particle P is formed due to a completely inelastic collisions of particle X and Y having de Broglie wavelengths lambda x and lambda y. If X and Y were moving in opposite direction, then de Broglie wavelengths of P will. आपके पास एक पार्टिकल है, X है आपके पास, ये Y हमारे पास है, समथिंग पार्टिकल P is formed due to the complete inelastic. देखो कोलिजन के बारे में आपको मालूम है सर, व्हाट इज कोलिजन, इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स, ठीक है ना। पार्टिकल कम क्लोज टू ईच अदर, जरूरी नहीं कि आपस में वो आपके पास टकराए, ऐसा हो सकता है ये चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव पॉजिटिव किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पे सेपरेट हो गए, तो मोमेंटम चेंज होगा वहां पे, है कि नहीं, मोमेंटम चेंज होगा, एक इंडिविजुअल का हो सकता है लेकिन ओवरऑल कंजर्व रहेगा, इसका चेंज होगा, इसका चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल कंजर्व रहेगा, मतलब नेट मोमेंटम। क्योंकि जो पार्टिकल्स यहाँ पे आपस में क्लोज आते हैं ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। इनइलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास ये होता है जहां पे मोमेंटम भी कंजर्व, एनर्जी भी कंजर्व। इनइलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं होती, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। कहने का अगर शॉर्ट में ये है, हमारे पास कोलिजन में दो चीजें हमने देखा, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। पर इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन हमारे पास होता है जहां पे आपके पास कोई लॉस नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, E का वैल्यू 1 होगा।
इनइलास्टिक कोलिजन अगर परफेक्टली देखा जाए तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होगी तब, ठीक है। देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी, वहां पे कंप्लीटली होगा, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा कम होगा उसको सिंपली हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब इनइलास्टिकली ये मिल रहे हैं, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, तो ई का वैल्यू जीरो होगा, ई का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है ना, चिपक रहे हैं। ऑफ पार्टिकल x एंड y हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा x एंड लैम्डा y, इसका लैम्डा x है, ऐसा करते हैं दूसरे कलर से लिखते हैं, इसका सर आने वाला है लैम्डा x, इसका सर आने वाला है लैम्डा y। इफ x एंड y वर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वी डोंट नो व्हिच इज x व्हिच इज y, चलिए कौन कहां से अपोजिट डायरेक्शन में, क्या ये इस डायरेक्शन में है, क्या ये इस डायरेक्शन में है, क्या y इधर है, क्या x इधर है। एक केस लेते हैं इस डायरेक्शन में है, ये वाला इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये x मूव कर रहा है इधर, ये y वाला मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोला गया, if x and y move in opposite direction then the de Broglie wavelength of the particle p, इन दोनों की वजह से चिपक रहे तो अल्टीमेटली पार्टिकल p बन रहा है। पार्टिकल p की वेवलेंथ कुछ क्या होगी सर, लैम्डा होगी। लैम्डा आपको निकालना है यहाँ पे, ये लैम्डा निकालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। कैसे निकालेंगे इस लैम्डा को, लैम्डा बोलो कैसे निकालेंगे सर, सिंपल है हमारे पास यहाँ पे, जो आपके पास यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आपके पास फाइनल पार्टिकल की होगी दैट इज लैम्डा। अब इसको मोमेंटम के साथ हम रिलेट करेंगे, px प्लस py इनिशियल मोमेंटम इट्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्यों सर, क्यों, इसलिए सर क्योंकि आपके पास कोलिजन में आपके पास मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम कंजर्व्ड, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर। px का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, h डिवाइडेड बाय लैम्डा x, ठीक है सर। इसका क्या आ जाएगा सर, इट विल बी h डिवाइडेड बाय लैम्डा y, लेकिन हमने इनको अपोजिट डायरेक्शन में लिया तो इसका माइनस इधर आ जाएगा, या ऐसा हो सकता है h बाय लैम्डा x पॉजिटिव आएगा, h बाय लैम्डा x नेगेटिव आ जाएगा, डिपेंड करता है आपके पास सवाल में आंसर कैसा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, h डिवाइडेड बाय लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना। तो h कैंसिल हो गया तो 1 बाय लैम्डा का वैल्यू आपके पास क्या आने वाला है, हमारे हिसाब से आने वाला है, इट विल बी लैम्डा y माइनस लैम्डा x, है कि नहीं, लैम्डा y माइनस लैम्डा x डिवाइडेड बाय लैम्डा x लैम्डा y। तो ये 1 बाय लैम्डा का वैल्यू है। लैम्डा का वैल्यू क्या आने वाला है सर, लैम्डा का वैल्यू क्या आने वाला है हमारे पास सर, ये आ जाएगा लैम्डा का वैल्यू, इट विल बी लैम्डा x लैम्डा y, इट विल बी लैम्डा y माइनस लैम्डा x। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर, ये देखिए लैम्डा x लैम्डा, तो पहले तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, लैम्डा x लैम्डा y, लैम्डा x लैम्डा y, इसमें भी यहाँ लैम्डा x माइनस लैम्डा y, लैम्डा x प्लस तो नहीं आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लैम्डा x माइनस लैम्डा y, हाँ ऐसा हो सकता है, x इधर था y इधर था, y इधर मूव कर रहा है, x इधर मूव कर रहा है, वो ऑप्शन भी हमारे पास है, इट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमें लैम्डा y माइनस लैम्डा x आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ लैम्डा x माइनस लैम्डा y, क्योंकि हमने पहले एज्यूम किया x इधर मूव कर रहा है, वी डोंट नो, हो सकता यहाँ पे सवाल के हिसाब से y इधर मूव कर रहा है, x इधर मूव कर रहा है, दोनों आंसर यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा और आप लैम्डा का वैल्यू दूसरे केस में लिख सकते हो, लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा x माइनस लैम्डा y आपके पास आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड, क्या आपको समझ आ रहा है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास गिवन है यहाँ पे हमारे पास टू पार्टिकल मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर, they move at right angle to each other, their de Broglie wavelengths are lambda 1 and lambda 2 respectively, ठीक है, they move right angle to each other। तो कुछ ऐसा होगा, एक्सिस बनाते हैं राइट एंगल, they move right angle to each other, so एक पार्टिकल ऐसा है, दूसरा राइट, या ऐसे ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे हमारे पास है, एक का नाम क्या है, नाम नहीं दिया है, तो इसकी वेवलेंथ कुछ होगी, लैम्डा 1 गिवन है, इसकी वेवलेंथ कुछ होगी, लैम्डा 2 है। अब आपस में करेंगे कोलाइड, सफर्स परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक परफेक्टली मतलब ये आपस में सिमट जाएंगे, ये आपस में सिमट जाएंगे तो एक ही बॉडी बनेगी, दो बॉडीज की एक ही बॉडी बनेगी, कोलिजन करके जो फाइनल आपके पास बॉडी बनने वाली है, फाइनल पार्टिकल, मान लीजिए ये आपके पास है। क्यों ये होगा, क्योंकि अगर राइट एंगल पे दोनों आएंगे तो यहाँ पे डायगोनली वो निकलेंगे, ठीक है ना, तो आपके पास इसकी वेवलेंथ लैम्डा क्या होगा, ठीक है ना, वेवलेंथ क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है सर, आपने अभी सीखा क्या,
जब भी कोलिजन होता है मोमेंटम कंजर्व कर लो। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर? फाइनल मोमेंटम। अगर इसका मैग्नीट्यूड लो डायरेक्टली आप, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के बराबर, ठीक है। या नेट मोमेंटम जो हमारे पास उसमें जो चेंज आ जाएगी, चेंज इन मोमेंटम, वो जीरो कर दो आप, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या आया सर? इनिशियल मोमेंटम हमारे पास पार्टिकल ये वाला है, तो इसका क्या आ जाएगा? h डिवाइड बाय लैम्डा 1। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? x डायरेक्शन में, इसको आई कैप लिख सकते हैं। प्लस ये जो हमारे पास पार्टिकल है हमारे पास दूसरा, इसका आ जाएगा h डिवाइड बाय लैम्डा 2। ये कहाँ की तरफ जा रहा है? j कैप डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। इज इक्वल टू फाइनल पार्टिकल का मोमेंटम h डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा। सर वी डोंट नो कि ये वेक्टर आपके पास आज क्या आ जाएगा, वी डोंट नो, ठीक है ना। ये हमारे पास वेक्टर, तो मोमेंटम इसी के बराबर होता है, तो h कॉमन निकलेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो 1 बाय लैम्डा जो आ जाएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। 1 बाय लैम्डा का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ x इसका स्क्वायर 1 बाय लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? 1 बाय, सिंपल वेक्टर्स का यूज किया हमने, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, वो आएगा 1 बाय लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा 2 स्क्वायर। या समझ, एक्स डायरेक्शन ये वाई डायरेक्शन, या इसको लो एक पार्टिकल ये वाला इधर से जा रहा है, ये वाला इधर से जा रहा है, स्टिल आपके पास मैग्नीट्यूड का सम, अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू भी आप लोगे उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। Since we are finding the value of the wavelength, that is a scalar quantity, तभी हमने यहाँ पे magnitude find किया है. It means option A is correct. I will check this one. Option A क्या correct हमारे पास? हाँ, option A is the correct answer. ठीक है, कोई confusion? Clear अभी तक? चलिए ठीक है, नेक्स्ट। चलिए भाई साहब नेक्स्ट सवाल करते हैं। सो नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है? एक अच्छा खासा सवाल है, अच्छा खासा सवाल है। जेईई मेंस के बहुत अच्छे तगड़े सवाल हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछा गया हमारे पास? एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, इट्स मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू दिस थिंग। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन हमारे पास है। अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन हमारे पास, तो इनिशियल कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। टेल मी व्हाट विल बी इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम कितना होगा सर? इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? मास टाइम्स द वेलोसिटी v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी गिवन हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका मैं फाइंड कर रहा हूँ। v नॉट पॉजिटिव, तो अगर ऐसा तो ऐसा आ जाएगा आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। ये गिवन हमारे पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या गिवन है? एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ई नॉट आई कैप। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, इट मीन्स कि अगर पार्टिकल ये है, ये इलेक्ट्रॉन है, मास m है और इसका चार्ज नेगेटिव ई होता है। अब मेरे पास ये ऐसे चल रहा है, मान लीजिए आपके पास, या स्टैटिक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो नेगेटिव मैंने साइन बताई ना, तो यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा, ई नॉट आई कैप। सर आपने क्यों नहीं लिखा माइनस ई नॉट आई? क्योंकि मैंने डायरेक्शन यहाँ पे लिखी है अपोजिट, यहाँ पे प्लस आई कैप, यहाँ से माइनस आई कैप, पता है ना आपको सर? यहाँ से आई कैप, यहाँ से नेगेटिव आई कैप। तो जब डायरेक्शन मैंने मेंशन की तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने वो वैल्यू जो नेगेटिव ई नॉट था ना, वो नेगेटिव आई कैप, मैंने प्लस आई कैप लिखा, लेकिन एरो को उल्टा किया, आपके पास आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को रिपल, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा सर? अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, इसकी कुछ वेलोसिटी आएगी, फाइनली आएगी ना। इनिशियल थी कुछ वेलोसिटी था, वैल्यू वाज v नॉट, क्योंकि इनिशियल जो उसका वैल्यू था v नॉट, फाइनली कुछ होगी, वी डोंट नो, मान लीजिए v है, ये हमें नहीं मालूम है। इट्स de Broglie wavelength initially, then its de Broglie wavelength at time t is given by lambda नॉट इनिशियली हमारे पास है, तो लैम्डा नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा? h डिवाइडेड बाय p, p मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम आपके पास आएगा h डिवाइडेड mv नॉट। तो फाइनली कितना आ जाएगा? कैसे फाइंड करेंगे? देखिए आपके पास यहाँ पे फाइनल h डिवाइड बाय mv, सर फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा? h डिवाइड बाय mv फाइनल। तो v फाइनल जरूरत है, v फाइनल कैसे निकलेगा? देखिए v फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम t, क्या इक्वेशन यूज करें? v इज इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। हाँ सर करेंगे। अब a कहां से निकालेंगे? सर सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्यों है?
किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। आ जाएगा ना, तो फोर्स कितना आ जाएगा, चार्ज दैट्स ई, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इसका वैल्यू कितना है ई नॉट, फोर्स के मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आएगा ई नॉट, मास से डिवाइड करेंगे दैट इज एम। हो गया ना, कौन सा मसला ही था, ये आ जाएगा h डिवाइड बाई एम। सॉरी, पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, v का वैल्यू निकालेंगे। सो v इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है, v नॉट, आई थिंक v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v नॉट है ना हमारे पास, यस सर। a का वैल्यू ई नॉट बाई एम इंटू टी, डाल दो इधर, h डिवाइडेड बाई m इंटू वी फाइनल, v नॉट प्लस ई नॉट टी बाई m, ये आ जाएगा ना सर। हाँ सर, यही तो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। h इसको क्या कर लेंगे हम सर, v नॉट कॉमन निकालेंगे, h डिवाइड बाई m v नॉट, यहाँ बचेगा 1 प्लस ई नॉट बाई m v नॉट, क्योंकि इसके पास v नॉट नहीं था। बट इस h बाई m v नॉट, h बाई m v नॉट इट्स लैम्डा नॉट, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा, जो आपके पास मैं कहाँ लिखूं सर, यहाँ लिखता हूँ, इधर ही लिखेंगे, दूसरा पेज नहीं ले सकते। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई क्या वैल्यू आने वाला है, 1 प्लस ई नॉट अपॉन m इंटू वी नॉट इंटू टी के बराबर। कोई है ऑप्शन, हाँ ये वाला तो है, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सॉल्व किया हमने, यहाँ पे ये आएगा, मैं चेक कर देता हूं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, बात आई समझ। सो ये हमारे पास एक सेशन हमने लिया था, ड्यूअल नेचर ऑफ मेटल रेडिएशन इसमें आ रहा था, जिसमें आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। ठीक है, शाम को और एक सेशन हम लेंगे जहां पे एटम्स एंड न्यूक्लाई को हम स्टडी कर लेंगे। मॉडर्न फिजिक्स का इंपॉर्टेंट सेशन आज था, इसको मिस नहीं कीजिएगा। ऐसे सवाल आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल माने जाते हैं जेईई मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से। होप यू अंडरस्टूड। अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को वहां पे लाइक कीजिए, आप वहां पे कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो, आपके कमेंट देख के मुझे एक अलग सी मोटिवेशन मिलती है, आपकी डिफरेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, उस हिसाब से मैं आगे जाके डिफरेंट लेक्चर्स को वहां पे अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।